हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो हम लोग अभी विटनेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 127 हमारा बीएसए का, जो कि जजेस एंड मजिस्ट्रेट से डील करता है। ये क्या कहता है, बेसिकली कुछ प्रोटेक्शंस है। हमारे पास कुछ लॉज हैं जो कि जजेस को प्रोटेक्शन देते हैं। एक तो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 121, या फिर हम अपने बीएसए में कह लें सेक्शन 127, और आईपीसी में हमारा सेक्शन 77, 78, सीआरपीसी में हमारा सेक्शन 197। आप इसके इक्विवेलेंस ढूंढ लेना, अभी मैं जस्ट ऐसे कोट कर रही हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है। तो बेसिकली ये जो है कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि जजेस को प्रोटेक्शन देते हैं। तो उन्हीं में से जब आप इसके बारे में क्वेश्चन है, जब भी सेक्शन के बारे में क्वेश्चन है, तब इन चीज़ों को ज़रूर मेंशन करना। तो ऑब्वियसली इट विल गिव एन एक्स्ट्रा एज टू योर आंसर। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो कुछ भी आपके कोर्ट में हो रहा है उसके बारे में कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है कि आओ और आप बताओ। मतलब कोई विटनेस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है। मैं से अगर थोड़ा सा तोड़ूं तो दो चीज़ों में तोड़ा जा सकता है। पहली चीज़ ये है कि हम जज को एज ए विटनेस नहीं बुला सकते। ओके, दूसरी चीज़ कि जज ने सपोज कोई भी डिसीजन दिया है, कुछ भी उसका जो भी उसका ऑर्डर है, एनीथिंग, हम पूछ नहीं सकते, हम जज से पूछ नहीं सकते कि वाई हैव यू डन दिस। वी कांट आस्क वाई फ्रॉम द जज। ठीक है, अब रीजन क्या है इसके पीछे, देखो रीजन ये है, एक तो ऑब्वियसली जजेस को प्रोटेक्शन देना, जुडिशियरी को जो है इंडिपेंडेंट रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास ऑलरेडी मैकेनिज्म है, हमारे पास सिस्टम है। कैसा है यहाँ पे सिस्टम, हायरार्की ऑफ कोर्ट चलता है। तो एक कोर्ट कोई कुछ गड़बड़ करेगी तो उसके ऊपर बाकी कोर्ट्स हैं देखने के लिए। तो और जगह से इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जो हायरार्की ऑफ कोर्ट है ये सारी चीजों को बैलेंस कर लेगी। तो दो चीजें, आप किसी जज को एज ए विटनेस नहीं बुला सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी कोई कोर्ट कुछ भी, कोई भी जज कोई भी डिसीजन देता है, कोई भी ऑर्डर देता है, आप उसके बारे में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, तो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, इसका मतलब अगर कोई सुपीरियर है ना, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, यहाँ पे सुपीरियर कोर्ट है। अगर कोई सुपीरियर कोर्ट बोलता है, पूछता है ना, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट मना नहीं कर सकता और इस सेक्शन का प्रोटेक्शन नहीं ले सकता है। अब मैं आपके लिए एक बार रीड करती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। तो जनरल रूल क्या है कि वैसे तो विटनेस बन ही नहीं सकता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिससे कोर्ट सुपीरियर है। बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट एज अ जज और मजिस्ट्रेट। तो उसके कंडक्ट के रिगार्डिंग, और एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज, या फिर कोई भी बात उसे पता चलती है इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट, बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस वाइल शी वॉज सो एक्टिंग। एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है एज सच जज और मजिस्ट्रेट। मतलब ये जो सेक्शन है ना, जो जज है और जो मजिस्ट्रेट है, अगर वो जज और मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है तो ही ये सेक्शन लगता है। ठीक है, अभी आपको आगे समझ आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। इसके पहले इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है, A on his trial before the court of his session says that a deposition was improperly taken by B, the magistrate. B cannot be compelled to answer question as to this except upon the special order of superior court. मतलब ये कह रहा है कि जजेस ने प्रॉपरली एविडेंस नहीं लिया, तो हम जज को जो है कंपेल नहीं कर सकते कि भाई बताओ तुमने ठीक से एविडेंस क्यों नहीं लिया, ETC है ना, वो जज के ऊपर है। अगर कोई सुपीरियर कोर्ट पूछता है देन इट्स वेल एंड गुड, तो कोर्ट आंसर करेगा, अदरवाइज कोर्ट बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं है, हम कोर्ट को कंपेल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बी, A is accused before the court of a session of having given false evidence before B, a magistrate. B cannot be asked what A said except upon the special order of the superior court. तो सपोज क्या कहते हैं कि A के ऊपर चार्ज है कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने कुछ और बयान दिया है, कोर्ट ऑफ सेशन में जब कमिटल हो गया तो उसने कुछ और बोला है, मतलब दोनों जगह अलग अलग बातें बोली हैं। तो क्या हम लोग मजिस्ट्रेट को बुला के पूछ सकते हैं कि भाई इसने बोला क्या तुम्हारे सामने? नहीं, ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसको प्रोटेक्शन है, कहाँ पे प्रोटेक्शन है, सेक्शन 127 के अंदर प्रोटेक्शन है उस जज को। हाँ, अगर सुपीरियर कोर्ट बोलती है तब तो करना ही पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा तब तो करना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हो? ओके। सी,
Illustration C. A is accused before the court of session of attempting to murder a police officer whilst on his trial before B. A session judge. B may be examined as to what occurred. यहाँ जो जज है या मजिस्ट्रेट है उसके सामने मर्डर हुआ है, तो यहाँ पे हम उसे एज अ ऑर्डिनरी विटनेस बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग उसे एज ए ऑर्डिनरी विटनेस बुला सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे थे ना, लिखा था एज सच जज और मजिस्ट्रेट। मैं कहती इस पे एम्फेसिस दो, एज सच जज और मजिस्ट्रेट। तो बेसिकली कोर्ट प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं था, तो कोर्ट प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं था तो इसे बुलाया जा सकता है। अब वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो सेक्शन 127 बीएसए के सेक्शन 127 में प्रोटेक्टेड हूँ, मैं नहीं कुछ बोलूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये था हमारा सेक्शन 127। ओके, अब आगे चलते हैं। अब जो 128 है वो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, ठीक है, उससे कनेक्टेड था, ये मैरिज से रिलेटेड था ना, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अब आते हैं सेक्शन 129 जो कि बात करता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो ये जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये भी लिख देती हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 123 है और 124। तो अभी हम लोग 129 और 130 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 129 और जो 130 है ना, बेसिकली कुछ प्रिविलेजेस है जो कि स्टेट के पास है। जो वो कम्युनिकेशन होती है, मतलब जो कि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती है उसके रिगार्डिंग है, उसे हम लोग कंपेल नहीं कर सकते कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। जैसे कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि अनपब्लिश रहते हैं, तो उन्हें हम कोर्ट में एविडेंस के तौर पे नहीं मांग सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हुई है पब्लिक ऑफिसर्स के बीच में। अब रीज़न क्या होता है? बहुत सारे रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि तुम नेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि सपोज जो कम्युनिकेशन हुई है ना, उससे ऐसा हो सकता है कि हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है बाकी स्टेट के साथ, वो खतरे में आ सकते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग अपना, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे पोस्ट होते हैं ना, पब्लिक ऑफिसर्स रहते हैं, उन्हें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पता रहता है जो कि नॉर्मल पब्लिक स्क्रूटिनी में नहीं रहता है। अगर वो चीज़ें हम सब पब्लिक कर दें, सब कोर्ट में आ जाए, सब एकदम पब्लिक हो जाए, तो ये जो एनिमीज होंगे उनके लिए कितना आसान होगा, है ना, कुछ भी कर पाना। तो देश की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ सकती है। ये जो सेक्शंस हैं ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है, सेलिस पॉपुलाई एस्ट सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि पब्लिक वेलफेयर इज द सुप्रीम लॉ, लोगों का फायदा ही सबसे सुप्रीम लॉ है। अब ये क्वेश्चन कि ये अनपब्लिश रिकॉर्ड है या पब्लिश रिकॉर्ड है, ये कौन डिसाइड करता है? ये ऑब्वियसली वही पब्लिक ऑफिसर डिसाइड करता है। अब जी यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा होगा, अगर मैं सेक्शन आपके लिए रीड करूँ 129, एक बार रीड करती हूँ 129। इसमें लिखा है कि नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि ये जो अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं देना है, साफ साफ लिखा है, ठीक है, मतलब अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वो एज ए एविडेंस आपको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करना है। अभी कौन सी चीज़ से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अफेयर्स ऑफ स्टेट मतलब इसमें ये नहीं कि सारी ही कम्युनिकेशन इंक्लूडेड होगी, नहीं, अफेयर्स ऑफ द स्टेट मतलब जो कि गवर्नमेंट को कंसर्न कर रहा है। जैसे कोई कम्युनिकेशन हुआ है, सीएम का कोई ऑर्डर है, ये बाकी सारी चीज़ें, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट को कंसर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न हु शैल गिव और विथहोल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट। तो सपोज कोई ऐसा मैटर आ जाए जिसमें ज़रूरी है, कोई नेशनल लेवल का मैटर, वैसे ऐसा एक मैटर है, वो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मैटर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को मतलब प्रोड्यूस करना है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, तो क्या करना पड़ेगा? हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसका जो हेड होगा उसके परमिशन से जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो ही, वरना जनरल रूल मना ही करता है। इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, वो केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट, 7 जजेस का ये केस था। तो दिस इज वेरी लैंडमार्क केस, यू कैन डेफिनेटली मेंशन इट इन योर आंसर। अब अगला जो है हमारा सेक्शन 130। सेक्शन 130 किसके बारे में बात करता है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सो लेट मी रीड इट फॉर यू।
No public officer shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by the disclosure. तो ये पब्लिक ऑफिसर के बीच में अप्लाई होता है। वैसे तो एक एक्ट है हमारे पास, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, है ना, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी हैं वो इस एक्ट मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस लॉ से बाउंड तो है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स को पता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पर्टिकुलर पुलिस फोर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, वहां पे कुछ लोगों को मैप्स पता होंगे जो कि नॉर्मल लोग को नहीं पता होगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी के भी साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है। एज ए ऑफिसर वो कुछ इंफॉर्मेशन को उसे ध्यान रखना पड़ता है, अगर वो रिवील कर देगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और वो इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि जब तक आप ऑफिस में ही हो तब तक ही आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी उसे किसी को रिवील नहीं करना होता है, क्योंकि उससे क्या है, देश की सिक्योरिटी, देश को थ्रेट होता है उससे। सुना नहीं ऐसे कि बहुत सारे आर्मी वाले पकड़ा गए, ये लोग इससे मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि ना बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन पता रहती है, वो क्या करते हैं, रिवील कर देते हैं। तो जो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड लॉज वगैरह तो है हमारे पास, लेकिन इसे देखें तो ये पैन इंडिया लॉ है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो जो भी पब्लिक ऑफिसर्स के साथ कम्युनिकेशन होता है, जो भी ना सीक्रेट दिए जाते हैं, तो उन्हें वो मतलब कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, रिवील नहीं करना होता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इससे पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 130 में, पढ़ोगे तो क्या लिखा है, ही कंसिडर्स दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय डिस्क्लोजर। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट इससे सफर होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पे जो डिसाइड करने वाली जो अथॉरिटी होगी, सोल जज कौन होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक ऑफिसर होगा। तो समझ आ गया? तो दिस इज इट, इतना कुछ नहीं है। तो एक तरीके से कुछ प्रोटेक्शन है ना स्टेट को। और ये प्रोटेक्शन जो है अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो किस लिए, ये नेशन को ही ध्यान में रख के, नेशन को, फ्रेंडली रिलेशंस और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें जरूरी हैं, ये प्रिविलेजेस देना जरूरी है, वरना ऐसे हर चीज पब्लिक स्क्रूटिनी में आ जाएगी। आरटीआई में भी कोई अनपब्लिश रिकॉर्ड है ना, आप उसे नहीं मांग सकते हो, क्योंकि वो पब्लिक रिकॉर्ड है ही नहीं, तो आप आरटीआई में क्या ही मांगोगे। इज इट क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सेक्शन 131, जो कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 125 है। ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये मतलब पुलिस के लिए तो बहुत यूजफुल है, इसका इस्तेमाल पुलिस बहुत ज़्यादा करती है। ये क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेंट होते हैं ना, इन्फॉर्मेंट मतलब जो खबर देते हैं, खबरी, मुखबिर, है ना, तो उनको प्रोटेक्ट करता है। दो रीजन है प्रोटेक्ट करने का। पहला रीजन ये है कि अगर हमने बता दिया किसने इन्फॉर्मेशन दिया, ऐसा होता है ना कि कोई चुगली कर रहा है, या फिर क्या कहते हैं कि टीचर को जाके कोई क्लास में बात बता देता है। अगर मैं आपको स्कूल का एग्जाम्पल दूं जिससे कि सबको समझ आए, तो कोई एक बच्चा है, वो जाके टीचर को कोई बात बता देगा, तो टीचर आपको डिस्क्लोज तो नहीं करेगा ना कि इस बच्चे ने बताया कि यू आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ये टीचर नहीं बताएगी कि किसने बताया, है ना। पहला रीजन ये है कि अगर हम लोग इन्फॉर्मेंट का नाम बता देंगे तो उसकी सिक्योरिटी मतलब हैम्पर होगी, उसकी जान को खतरा है। अगर किसी को पता चला कि अच्छा इसी ने बताया, तो ऑब्वियसली ग्रज आ जाएगा और उसकी सिक्योरिटी हैम्पर होगी, है ना, उसकी जान को खतरा होगा। और सबसे पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन ये है कि अगर क्या कहते हैं कि पुलिस को हमेशा बताना ही पड़े कहाँ से आ रही है, हर चीज पुलिस को नहीं पता रहती, कहीं से ऐसी उड़ती उड़ती चीजें पता चल गई, कहीं से कुछ पता चल गया, तो वो चीजें नहीं मेंटेन कर पाते पुलिस। तो क्या क्या कह देंगे कि उन्हें इन्फॉर्मेंट से पता चला है, मुखबिर से पता चला है, तो उनको किसी खबरी ने बताया है, इस तरीके से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हर एक जो मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिस है, हर एक पब्लिक ऑफिस के इन्फॉर्मेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 गवर्नमेंट एंटिटीज के इन्फॉर्मेंट को प्रोटेक्शन देता है ये सेक्शन। वो 3 गवर्नमेंट एंटिटीज कौन है? सबसे पहले तो हमारे पास है पुलिस, है ना, ये सेक्शन हम लोग रीड करेंगे एक बारी। पुलिस है, फिर मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट यहाँ पे कौन सा मैजिस्ट्रेट आप समझ रहे हो? दोनों ही है इसमें, जो भी समझो सही है, जुडिशियल भी और हमारा एग्जीक्यूटिव भी। तो दोनों मजिस्ट्रेट को प्रोटेक्शन देता है, और साथ ही जो रेवेन्यू ऑफिसर के जो इन्फॉर्मेंट होता है उन्हें भी प्रोटेक्शन देता है। अब ये नहीं कि कल को कोई भी बोल दे कि अरे अरे ये तो मुझे इन्फॉर्मेंट ने बताया, है ना, एडवोकेट ये बोल दे कि अरे मुझे मेरे इन्फॉर्मेंट से पता चला, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास प्रोटेक्शन अवेलेबल है?
इन 3 एंटिटीज के पास अवेलेबल है और किसी के पास अवेलेबल नहीं है। एक बार रीड करें सेक्शन को, क्या कहता है? नो मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट मतलब दोनों, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से whence he got any information as to the commission of any offense, and no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offense against the public revenue. अब मैंने आपको इसका रीजनिंग बता दिया सेक्शन का। अच्छा, इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन हमें क्या बताता है? रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन बताता है। तो क्या है रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन? रेवेन्यू ऑफिसर इन दिस सेक्शन मीन्स एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, फेरा हो गया, फेमा हो गया, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, तो उन्हें हम कंपेल नहीं कर सकते कि बताओ ये क्या है, ठीक है? ये उनके डिस्क्रिप्शन पे है, वो अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता है। अगला सेक्शन जो है वो है हमारा सेक्शन 132 बीएसए का, लेकिन ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में 2 सेक्शन को कंबाइन कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज किया है। जब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 126 था, उसमें वर्ड यूज किया था अटॉर्नी, प्लीडर, बैरिस्टर, वकील, है ना, इन सबको हटा के जस्ट एडवोकेट कर दिया गया, और बाकी 2 सेक्शन को मिला के एक सेक्शन कर दिया गया, यही चेंज हुआ है। तो ये क्या कहता है? एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जब भी कोई भी कम्युनिकेशन होती है तो वो क्या होती है? वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, मतलब कंपेल नहीं किया जा सकता है कि एडवोकेट को क्यों रिवील करे कि उसे क्लाइंट ने क्या बताया। अब आके अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, वो चांस मतलब सीधी सीधी बात है, एडवोकेट को सच सच बता देता है कि उसी ने ये क्राइम किया, अगर वो आके एडवोकेट को सच बता देगा, अब एडवोकेट से को हम कंपेल तो नहीं कर सकते ना कि वो आगे कोर्ट में रिवील कर दे, ऑल्दो से कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा डिफेंस काउंसिल होता है, ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, है ना, कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे तो उसका एडवोकेसी ठप हो जाएगा ना, तो वो नहीं कर सकता है। अब भले से, चलो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मान लो जो एडवोकेट है और क्लाइंट है, उसके इन लोग के बीच में लड़ाई हो गई, अगर इन लोग के बीच में लड़ाई हो गई तब भी इन लोग, और मान लो केस नहीं लड़ रहा है एडवोकेट, तब भी वो रिवील नहीं कर सकता है, इतना मतलब उसे इतना प्रिविलेज रखा गया, इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। अब ये तो मैंने बता दिया कि उन लोग के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसे रिवील नहीं करना, तो एक बार थोड़ा ठीक से देखते हैं कि क्या क्या रिवील नहीं किया जा सकता है। तो 3 चीज़ें हैं जो कि रिवील नहीं करी जा सकती। पहली चीज़ क्या है? कोई भी कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में हुआ हो। अब एक बात आपको बता देती हूँ, अब ये कम्युनिकेशन भले से केस खत्म हो गया, इन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, एडवोकेट वो केस नहीं लड़ रहा है, क्लाइंट मर चुका है, कुछ भी रिवील कभी नहीं करी जा सकती। एक बार आप एडवोकेट और क्लाइंट की कैपेसिटी में हो, आप लोगों के बीच में कुछ बात हुई है, उसे रिवील नहीं किया जा सकता है, वो प्रिविलेज्ड रहेगा। दूसरी चीज़ क्या नहीं रिवील किया जा सकता? डॉक्यूमेंट के बारे में भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। सपोज क्लाइंट ने बताया कि ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है, मैं नहीं बता सकती हूँ, बीइंग एन एडवोकेट आई कांट टेल, ठीक है, इट्स प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, राइट। देन तीसरी चीज़ जो हमारे पास कि एडवोकेट ने क्या एडवाइस दिया है, ये भी नहीं बताया जा सकता है, ये भी क्या है? प्रिविलेज्ड है। अब मैं एक बार आपके लिए रीड करूंगी, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? नो एडवोकेट shall at any time be permitted unless with his client's express consent। मतलब अगर क्लाइंट बोल रहा है, ठीक है, क्लाइंट का एक्सप्रेस कंसेंट, वर्ड हेयर मेंशन इज क्लाइंट का एक्सप्रेस कंसेंट। अच्छा, मान लो एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई, ठीक है, अब जो क्लाइंट है वो कोर्ट में खुद बता रहा है, तो क्या इसका मतलब एडवोकेट के पास भी अथॉरिटी आ जाती है कि अब वो भी बता दे जो जिन लोग के बीच में बात हुई ना? क्या लिखा है यहाँ पे? एकदम क्लियरली लिखा गया क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट। तो जब तक क्लाइंट का एक्सप्रेस कंसेंट नहीं होगा तब तक एडवोकेट का मुंह नहीं खुल सकता है। क्लाइंट को बोलना है बोले, नहीं बोलना मत बोले, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। क्लियर? No advocate shall at any time be permitted unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his service as such advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document, मैंने आपको बताया है, with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional service, or to disclose any advice given by him to his client। ये मैंने आपके लिए सब शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है, इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच सर्विस। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर है। चलो अब देखते हैं इसके प्रोवाइजो है, ठीक है, 2 प्रोवाइजो हैं। क्या ये प्रोवाइजो कहता है? पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि मतलब कौन से मैटर है जहां पे प्रिविलेज नहीं लगेगा।
एक बार आप जब एम्प्लॉय हो गए हो, मतलब एक बार आपके बीच में एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशन आ गया है, उसके बाद कोई कहता है मैं ऑफेंस करने जा रहा हूं, आप मेरी मदद करिए वकील साहब, मैं ये करने जा रहा हूं, आप तो वकील हैं, आप बचा सकते हैं ना। अब आप नहीं कर सकते हो। अगर अब आप करते हो तो आप अबेटर कहलाओगे, ठीक है, अबेटमेंट बाय एडिंग आप नहीं कर सकते हो। उल्टा ही आपकी जिम्मेदारी है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करो। यानी कि यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम उसी कम्युनिकेशन की बात करें, वही कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज है जो एक्ट ऑलरेडी हो चुका है, जो क्राइम ऑलरेडी हो चुका है। अब आने के बाद ये कुछ कर रहा है और एडवोकेट को बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं, वो प्रिविलेज नहीं है, वो पूछा जा सकता है। समझ आए? तो अगर आपको एम्प्लॉय करने के बाद वो कोई क्राइम करने जा रहा है तब भी वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं पढ़ूं प्रोवाइजो को, थोड़ा सा आपके लिए इसे एकदम अच्छे से क्लियर करूं, साफ अक्षरों में से बताऊं, तो पहला क्या है कि अगर आप विलफुली पार्टी नहीं बनोगे किसी भी क्राइम का, जो कि मतलब आप क्या है, आपके बीच में एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशन आ चुका है, उसके बाद आप किसी भी तरीके का क्राइम करने जा रहे हैं, कोई मतलब जो क्लाइंट है किसी भी तरीके का क्राइम करने जा रहा है, आप उसका हिस्सा नहीं बनोगे। ना तो विलफुली, मतलब हिस्सा कैसे भी नहीं बनोगे, विलफुली भी और नॉट विलफुली, ठीक है। अब मान लो इसके बाद कोई क्राइम करता है, जो क्लाइंट है आपको कोई इसके बाद कोई क्राइम करता है, अब फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके पार्टी हो या नहीं हो, आपने हाँ कहा या नहीं कहा, है ना। तो अगर वो आपके नॉलेज में आता है और कि उसने क्राइम किया है, तो फिर यहाँ पे प्रिविलेज नहीं है, आप प्रोटेक्टेड नहीं हो यहाँ पे। उल्टा आपके ऊपर चार्ज लग सकता है। क्या चार्ज लग सकता है? अबेटिंग बाय एडिंग, कॉन्स्पिरेसी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा सेक्शन 132 है, इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जो ऑफेंस है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है, जो ऑफेंस है खत्म हो चुका है। बाद में आप कुछ खिचड़ी पका रहे हो, उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि ऑल दो क्या कहते हैं कि मान लो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है ना, तब भी ये जो है ये कम्युनिकेशन जो है प्रिविलेज ही रहेगा। एक बारी मैं आपके लिए इलस्ट्रेशन रीड करना चाहती हूँ। प्रोवाइजो आप लोग देख सकते हो खुद ही, है ना। मैं आप लोग के लिए इलस्ट्रेशन रीड करती हूँ। इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है? इलस्ट्रेशन ए a client says to B an advocate, I have committed forgery and I wish you to defend me. As the defense of a man known to be guilty is not a criminal purpose, this communication is protected from disclosure. तो आके कबूल करता है कि मैंने फॉर्जरी किया है और मुझे मतलब वकील साहब मुझे बचा लो, ठीक है। ये जो उसने बताया, उसने कन्फेस किया क्लाइंट ने एडवोकेट से कि मैंने फॉर्जरी किया, इट्स प्रोटेक्टेड, इट्स अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, राइट। चलो बी क्या है? A client says to B an advocate, I wish to obtain possession of property by the use of a forged deed on which I request you to sue. This communication being made in furtherance of a criminal purpose is not protected from disclosure. अभी ऑफेंस हुआ नहीं है इसके अंदर, इन फ्यूचर होगा ऑफेंस, तो क्या वो प्रोटेक्टेड होगा? नहीं। क्या आपको 132 का जो प्रोटेक्शन हो आपको मिलेगा? नहीं। सी, A being charged with embezzlement retains B, an advocate, to defend him. In the course of the proceeding, B observes that an entry has been made in A's account book charging A with the sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of his professional service. This being a fact observed by B in the course of his service, showing that a fraud has been committed since the commencement of the proceedings. It is not protected from disclosure. तो बेसिकली कोई अकाउंट बुक थी, उसमें कोई एंट्री थी, वो पहले नहीं थी। जब उसने एडवोकेट को जब चुना तब वो एंट्री नहीं थी, लेकिन जब एडवोकेट बन गया, इन लोग के बीच में एडवोकेट और क्लाइंट का एक रिलेशन डेवलप हो गया, उसके बाद एक कोई एंट्री थी, एक्स्ट्रा एंट्री ऐड हो गई, तो अब वो उस एंट्री के बारे में पूछा जा सकता है ना। वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है, समझ आए? क्यों? क्योंकि वो कब हुआ है? जब ये एडवोकेट बन जाने के बाद, जब इन लोगों के बीच में एडवोकेट क्लाइंट का रिलेशन डेवलप हो चुका था, उसके बाद अगर आप लोग कुछ क्राइम कर रहे हो, कुछ फ्रॉड कर रहे हो, तो प्रोटेक्टेड थोड़ी है। ऐसा तो क्या ही हो जाएगा, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। अब एक केस है हमारे पास, केस का नाम है परमजीत सिंह वर्सेस गोविंदन, 2010 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो आरटीआई है,
आरटीआई में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो क्या वहां पे सेक्शन 126 का 126 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, केस में तो 126 था ना, तो क्या सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिविलेज खत्म हो सकता है? तो नो, आरटीआई एक्ट पे सेक्शन 126 लगेगा इंडियन एविडेंस एक्ट का, मतलब वो कम्युनिकेशन हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। क्लियर? ओके। अब मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन 127 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसी में आ गया है। क्या कहता है 127? मतलब 132 में ही है। ये बेसिकली ये कहता है ना कि जैसे क्या होता है कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में बात होती है। एडवोकेट हमेशा अकेले तो नहीं होता, देखते हो कितने कितने से चेम्बर होते हैं, आप लोग कोर्ट जाते होगे तो कभी देखते होगे, है ना, तो कोई ना कोई एडवोकेट के पास रहेगा, या तो जूनियर्स ही रहते हैं, मतलब बहुत कम चांस रहते हैं कि एडवोकेट अलग रहते हैं, जूनियर्स होंगे या फिर मतलब मुंशी वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है वहां पे, अब आप बता रहे हो एज ए क्लाइंट, आप जाके वहां पे बातें बता रहे हो, तो सिर्फ एडवोकेट ने तो नहीं, कईयों ने सुना है, तो क्या वो सब भी कम्युनिकेशन रिवील कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो अभी आपने पढ़ा ना, जो ऊपर दो आपने सबसेक्शन पढ़े 132 के, 132 1 आपने पढ़ा और 2 पढ़ा, ये किसके ऊपर लगेंगे? ये बाकी जो लोग हैं एडवोकेट के आसपास, उन पे भी ये सबसेक्शन सप्लाई होते हैं। मैं एक बारी आपके लिए रीड कर देती हूँ 132 का 3। The provision of this section shall apply to interpreters and the clerks or employees of the advocates. ठीक है। पहले जो था इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया था, लेकिन पूरा अगर इसे समअप करें तो मतलब यही है कि एडवोकेट के पास जो भी कोई है वो अगर आपकी कम्युनिकेशन सुनता है तो उनके ऊपर भी ये बाकी ऊपर वाले सेक्शंस लगते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग अपना अगला सेक्शन, ये है हमारा सेक्शन 133 ऑफ बीएस से, और इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा सेक्शन 128 है, ठीक है। ये क्या कहता है? ये बेसिकली ये कहता है कि सपोज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर क्लाइंट खुद वो एविडेंस दे रहा है, मतलब जो उसने बातें एडवोकेट से करे वो खुद रिवील कर रहा है, तो क्या इसका मतलब एडवोकेट के पास भी अथॉरिटी आ जाती है कि वो बातों को रिवील कर सकता है? नहीं, जब तक क्लाइंट का एक्सप्रेस कंसेंट ना हो तब तक रिवील नहीं करेगा। और इन केस अगर क्लाइंट बुलाता भी है तो सिर्फ और सिर्फ जो एडवोकेट है उतनी ही चीजों का एविडेंस देगा या उतनी ही चीजें रिवील करेगा जितना क्लाइंट बोलता है। मतलब उसकी अभी कौन उसकी पावर्स को डिसाइड कर रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कौन डिसाइड करेगा? क्लाइंट। अगर कोई पार्टी वॉलंटरली कोई एडमिशन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने एडवोकेट को भी अलाउ कर दिया है। अनलेस वो स्पेसिफिकली अपने एडवोकेट को अलाउ नहीं करता है तब तक वो एडवोकेट किसी भी तरीके का डिस्क्लोजर नहीं कर सकता है। अगर मैं क्या कहते हैं कि मैं किसी को, सपोज आई एम क्लाइंट और मैं किसी एडवोकेट को विटनेस बना रही हूँ, तो उतना ही बताएगा जितना मैं मतलब वो एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ उतना ही बताएगा जितना मैं अलाउ करूंगी। बीइंग अ क्लाइंट, मैं जितना उस एडवोकेट को अलाउ करूंगी उतना ही वो सिर्फ बोलेगा। तो वकील की जो यहाँ पे जो पावर है लिमिटेड है ना, कितनी लिमिटेड है? जितना क्लाइंट अलाउ कर रहा है, ठीक है। मैं एक बार आपके लिए, इफ यू वांट आई कैन रीड इट फॉर यू। ऑल तो पता रीड करने का कोई फायदा नहीं होता, हमारा फालतू का टाइम ड्यूरेशन ही बढ़ता है, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस तो इंपॉर्टेंट होते हैं रीड करना, लेकिन कुछ इतना कोई जरूरी नहीं रहता। लेकिन ये होता है कि अगर आप अभी सुनते हो ना तो आप लोग भी पढ़ लेते हो ना चाहते हुए भी। इफ एनी पार्टी टू a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 132, and if any party to a suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matters which but for such question he would not be at liberty to disclose. ठीक है, आई होप इट इज इजी। अब लास्ट सेक्शन जो है इसका, इस वीडियो का, सेक्शन 134। देखो पॉइंट्स में कर करके मैंने आपको पढ़ाया ना तो आपको थोड़ा आसानी होगी। 134 बीएसए का है और इंडियन एविडेंस का है हमारा सेक्शन 129। तो ये क्या कहता है, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हमारा क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से मतलब लिखा गया है कि हम, मतलब क्लाइंट भी प्रोटेक्टेड है। जो कम्युनिकेशन क्लाइंट की और जो उसका लीगल एडवाइजर है उसके बीच में है, हम क्लाइंट को भी नहीं कंपेल कर सकते हैं कि आओ बको बको क्या हुआ, नहीं। अगर वो वॉलंटरली दे रहा है देन इट्स ओके, वरना हम उसे नहीं कह सकते। लेकिन अगर आगे क्लाइंट खुद ही कह रहा है ना, क्या कहते हैं कि सपोज किसी एविडेंस की बात कर रहा है
वो किसी और को नहीं, वो कहे कि मैंने अपने वकील को बताया है, अब वहां पर एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है। ठीक है, मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ। नो वन शेल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल एडवाइजर। इतना क्लियर? तो रूल क्या कहता है कि जो कम्युनिकेशन आपके और आपके लीगल एडवाइजर के बीच में हुआ, आप कंपेल नहीं मतलब आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता बताने के लिए, अनलेस, अब आता है अनलेस, अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज ए विटनेस। अगर वो खुद कह रहा है ठीक है, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। अगर वो खुद ऐसे विटनेस बनना चाह रहा है ना, तो वहां पे कोर्ट पूछ लेगी, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना जरूरी है ना, ये नहीं कि ये बताओ वो बताओ, नहीं, वो तो खैर नॉर्मल रूल ही है, तो कोर्ट उतना ही पूछेगी जितना जरूरी है। सो आई होप इट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। काफ़ी मेहनत चल रही है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि इसमें पूरा इतने डिटेल में कंटिन्यू कर पाऊंगी, बट बाय कृष्णाज ग्रेस एवरीथिंग इज हैपनिंग, है ना। आप लोग अपना फीडबैक दो, तभी मैं ऐसे ही डिटेल में BNS की वीडियो लाऊंगी, BNSS CPC सारे लॉस को हम लोग ऐसे ही कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।